हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। क्या नाम है टॉपिक का? तो पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो क्या होता है पौधों में नियंत्रण या समन्वय? तो उसको देखते हैं। जीव शरीर के अंदर के वातावरण को समान अथवा नियमित भौतिक रासायनिक दशाओं में बनाए रखने की अंतर्निहित प्रवृत्ति समन्वयन कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवित प्राणी जो होते हैं उनके शरीर के भीतर जो भौतिक रासायनिक प्रक्रम हुआ करते हैं उनको बनाए रखने के लिए या नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्या? हमारी समन्वयन कहलाती है। क्लियर है? समन्वय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समन्वय मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आपका दिया रासायनिक समन्वय, दूसरा आपका है तंत्रिकीय समन्वय। रासायनिक समन्वय में वह समन्वय होता है जिसमें किसी न किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर बनते रहते हैं उनके द्वारा जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। जबकि आपका तंत्रिकीय समन्वय वो समन्वय होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है? उसको हम लोग कहते हैं क्या? तंत्रिकीय समन्वय। क्लियर है? तंत्रिकीय समन्वय के अंतर्गत जैसे स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है शरीर के भीतर की क्रियाओं का, है ना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है आपका ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? शरीर के भीतर कुछ प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती रहती हैं, एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, उनका स्त्रावण करने का उनका मुख्य कार्य रहता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तो ये जैविक क्रियाओं को क्या करते रहते हैं? प्रभावित करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित की जा सकती हैं। ठीक है, या समन्वित की जा सकती हैं। तो ग्रंथियां तो देखिए मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली ग्रंथि आपकी है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां। तो आता है कि आपका अंतःस्रावी जो होती है इसमें आपकी पीयूष ग्रंथि आ जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि आ जाती है, थायराइड ग्रंथि आ जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि आ जाती है, थाइमस ग्रंथि आ जाती है। बहिस्रावी ग्रंथि में होती है क्या? श्वेत ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है और यकृत आ जाता है। मिश्रित ग्रंथियों में अग्नाशय आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स को शरीर के अंदर ही बनाए और अंदर ही क्या रहता है, ज्यादातर वो स्त्रावित होता रहता है। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती है, हार्मोन तो बनता शरीर के अंदर है लेकिन इसका स्त्रावण ज्यादातर हो जाता है कहाँ? शरीर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है। फिर आपकी मिश्रित ग्रंथियां जो आती हैं इन दोनों का मिक्सर होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं मिश्रित ग्रंथियों में। तो इसका जो उदाहरण होता है आपका अग्नाशय हो जाता है। क्लियर है? अब कुछ अंतर देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है, यानी जो इनमें नाल प्रणाली होती है वो क्या होती है? नहीं होती है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका युक्त ग्रंथि होती है। इनमें जो ग्रंथियां पाई जाती है वो कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। फिर कह रहा है अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है इनमें हार्मोन्स शरीर में संचित नहीं होते, यानी इनके अंदर हार्मोन बनते तो हैं लेकिन संचित नहीं होते शरीर के अंदर। क्लियर है? बहिस्रावी ग्रंथि में क्या कह रहा है? इनमें हार्मोन शरीर में संचित रहे होते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? हार्मोन जो होते हैं वो संचित हो जाते हैं। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये सभी जीवित क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वो सभी जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि में क्या है? ये सीमित जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। क्लियर? सीमित जीवित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये क्या होती है? सभी जीवित क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, ये सीमित जीवित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी कुछ ही जीवित क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए क्या होती हैं? ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां आवश्यक होती हैं। फिर आता है हार्मोन्स को रुधिर में पहुंचाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं हार्मोन्स जो बनता रहता है शरीर के भीतर उनको रुधिर के अंदर पहुंचाने का कार्य करती रहती हैं। क्लियर है? जबकि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? हार्मोन को विशेष अंग तक पहुंचाती है, यानी जिन अंगों में उन हार्मोन का कार्य है, कोई विशेष कार्य अगर वो हार्मोन कर रहे हैं तो वो कार्य करेंगी कौन? ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या करेंगी? वो ये हार्मोन्स को विशेष अंग तक पहुंचाती हैं। क्लियर है? तो विशेष कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं जो अंग वहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। फिर आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? जैविक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। जो जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है वो कहलाता है क्या? हमारा हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है हार्मोन्स। विलिस तथा स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी हार्मोन्स की। क्लियर है? फिर हार्मोन्स जैसे आपके किन किन ग्रंथियों से बन सकते हैं? जैसे आपका पहले तो हार्मोन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ना, एक जंतु हार्मोन, एक पादप हार्मोन। हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कौन से? जंतु हार्मोन। जैसे पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं उनको पहले देख लेते हैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को।
अब इसमें देखिए अग्रभाग से स्रावित हार्मोन होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं पश्च भाग से स्रावित हार्मोन। जो आगे के भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन है, नहीं अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, उनको मैंने नाम यहाँ दे रखे। जैसे पहला जो हार्मोन है अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है, तो अग्रभाग से स्रावित होता है। फिर आता है एलएच एफएसएच। एफएसएच हार्मोन का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कह देंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर टीएसएच आ जाता है। टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का मतलब क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक रहता है। फिर आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये भी क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में आता है। फिर आता है पश्च भाग से स्रावित हार्मोन। ठीक है, पश्च भाग से यानी पिछले भाग से जो स्रावित हार्मोन होते हैं, उसमें वैसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है और एक होता है ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। फिर आता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पता है आपको, मनुष्य के शरीर के जो गले का एक भाग होता है, गले के बीच वाले भाग में पाई जाती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। फिर इसमें आ जाता है क्या, ये आपकी एच के आकार की ग्रंथि भी होती है ना, इसी को तितली के आकार की ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे जो हार्मोन निकल्स में आता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है। क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन किससे निकलते हैं, तो आपके थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये थायराइड ग्रंथि के ही चारों तरफ के भागों के उसके किनारे की तरफ दाने नुमा संरचनाओं के रूप में लगी रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है, पैराथ हार्मोन निकलता है, इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। क्लियर, कौन सा निकलेगा, पैराथ हार्मोन निकलेगा और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। क्लियर है। फिर आता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। फिर होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स निकलता है। फिर लिंग हार्मोन निकलते हैं। लिंग हार्मोन्स में आते हैं कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजेंस है, ये सब क्या होते हैं, लिंग हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये कौन सा हार्मोन होता है, तो ये नर लिंग हार्मोन में आता है। ठीक है, जबकि ये हार्मोन किस में आ जाएंगे, नीचे के प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब आ जाएंगे मादा लिंग हार्मोन में आ जाएंगे। फिर आ जाए आपका एड्रिनल ग्रंथि को ही हम लोग 3F फैक्टर पर कार्य करने वाली ग्रंथि कहते हैं, जिसका मतलब होता है फियर, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं, इसको भी हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, कहीं कहीं इसको बोल देते हैं करो या मरो हार्मोन के नाम से भी बोल देते हैं ना, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको हार्मोन्स को इसके जानते हैं। फिर अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से क्या होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं आपके, इंसुलिन निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह नाम का रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, लेकिन यही अगर बढ़ जाए ग्लूकोज या इंसुलिन शरीर के अंदर अगर बढ़ जाता है, तो कौन सा हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसुलिन अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। कम हो जाए तो हो जाता है क्या, आपको मधुमेह हो जाता है, यानी डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह दिवस भी इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मधुमेह दिवस कब होता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व डायबिटीज डे है ना। मधुमेह दिवस जो होता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता था, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, तो ये ग्लाइकोजन फिर क्या होता है, तो ग्लाइकोजन आपको पता है संचित भोज्य पदार्थ होता है। जीवित कोशिकाओं के जीवित शरीर के भीतर क्या पाया जाता है, एक संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं, जो नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, ग्लूकेगॉन के द्वारा। जो कि ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है कहाँ से, तो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, जबकि बीटा कोशिकाओं से कौन सा निकलता है अग्नाशय की, तो इंसुलिन निकलता है। ठीक है, फिर एक आता है इसमें सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी अग्नाशय से ही निकलने वाला हार्मोन होता है। क्लियर है, तो ये आज मैंने आपको क्या किए, कुछ हार्मोन्स बताए। ठीक है, जिसमें से आपका रासायनिक समन्वय, तंत्र की समन्वय बताया, आपको ग्रंथियां बताई, ग्रंथियों में अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथियां बताई। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर बताया। हार्मोन्स क्या बताएं, पीयूष कहाँ कौन कौन सी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं वो बताया मैंने आपको, जैसे पीयूष ग्रंथि से निकले हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। क्लियर है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी। तो आज आपके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।